अब इस बार वैकेंसी आई तो मैंने पेपर एनालाइज किया सबसे पहले तो कि भाई पूछ कहाँ से रहे। देखा तो पूरा पेपर ही उठा रखा है इन्होंने एनआईएस से, लाइन टू लाइन। और वो ऐसी थी, मतलब लाइन भी ऐसी थी कि नहीं पढ़ी तो नहीं कर पाओ बच्चों की। तो मैं यही कहूँगा कि कोई मैथ्स में थोड़ा ये होता है कि जिसको बिल्कुल नहीं आता ना उसे टीचर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स थोड़ा ऐसा है ना। अब कहते हैं किताबें ले लो, तो किताबें सिर्फ बताती हैं, समझाती नहीं। और टीचर का वही रोल है कि वो समझाता है। जिसमें वैकेंसी कम है उनमें सिलेक्शन हुआ सर का, आई थिंक 38 रैंक थी आपकी। 38 ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि हम ना वैकेंसी का इंतजार करते हैं सबके सब की। मैं भी यही करता हूँ, मैं दूसरों का। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं अंकित सर, जिनका अभी अभी DSSB PRT में सिलेक्शन हुआ है। कितने इनके मार्क्स आए, कहाँ से इन्होंने तैयारियाँ की हैं, क्या सब इनकी जर्नी रही, वो सब बातें करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो मेरी चोटी ऐसे हिल रही है, फील आ रहा है, मज़ा। सबसे पहले मैंने 2019 में पहली बार दिया था, 15/19 की वैकेंसी आई थी। हाँ, और सितंबर में इसके नोटिफिकेशन आया था और बहुत जल्दी इसका प्रोसेस हो गया। अक्टूबर में डेट आ गई थी और नवंबर में पेपर हो गया था। हाँ। तो उस समय ये था कि मेरे 2019 में मैंने ये करा था, DLED करा था जून में, और तभी वही वाला CTET भी क्लियर किया था, जुलाई वाला। तो उसके बाद ही मतलब तैयार थी, मतलब तैयारी ये तो नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया थी उस समय, लेकिन ठीक थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और, तो मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, इतनी थी। मुझे लग रहा था कि मैं निकाल कर, मैंने SSC की तैयारी करी, शायद मेरे को ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ये। ठीक है। तो मैंने हल्के में लिया, मेरे को ये लगता है मैंने काफ़ी हल्के में ले गया ऐसे। मैंने कहा SSC हमने निकाला हुआ है काफ़ी, मतलब थोड़े से रहे तो यहाँ तो आराम से निकल जाएंगे, यहाँ इतना कॉम्पिटिशन है नहीं। तो मतलब वही है कि पार्ट ए पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस समय, मुझे लगा ये तो अपना पहले से ही है। पार्ट भी कर रहे थे CTET, और वो भी पार्ट भी CTET के हिसाब से ही करा। अच्छा। CTET में भी नंबर अच्छे आ गए तो मुझे लगा कि ये भी ऐसे ही आता होगा, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। CTET में मेरे 126 मार्क्स थे। अरे बहुत बढ़िया नंबर थे। तो मुझे लगा कि ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। मुझे लगा CTET और मैं दोनों को सेम समझने लगे कि ये भी ऐसे ही होगा हल्का सा, और यही गलती वहाँ पर भारी पड़ गई काफ़ी। तो हुआ, पेपर भी ठीक गया, लगा कि चलो ठीक है। जब रिजल्ट आया इसके साथ मार्च में आए थे मार्क्स इसके, तो 120.43 आए थे मेरे तब। अच्छा। हाँ, पहली कट ऑफ तो आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी। पहले में डोजियर भरने के हो गया था। हाँ। लेकिन मुझे लग गया था उससे तभी कि होने वाला नहीं, मैं हो गया, वेटिंग में गया चांस। ये भी बड़ा ना, एक वो कहते ना इससे बढ़िया तो हो ही ना। हाँ, ये वाली फीलिंग कैसे आ जाती है, लगा वाली बात हो जाती है। हाथ को है पर मुंह ना लगा। सही है। को लोग तो कहेंगे इतना भी आ गया, लेकिन जो जिस बंदे को फील होता है ना उसको बहुत दुख होता है कि बहुत होता होगा सर, कि थोड़ी सी तो मेहनत और बस 2-4 नंबर में ही काम। 1.5 नंबर शायद कम थे, 121.91 गई थी फाइनल कट ऑफ। तो मुझे लग गया था, क्योंकि मैंने पहले एनालाइज कर लिया था कि 3-4 नंबर तो हर बार बढ़ रही है, 4 नंबर तो मिनिमम जा ही रही है। तो मैंने कहा अपने तो 2.5-3 ही बैठ रहे हैं, तो अपना तो होगा नहीं। और वही हुआ, शायद इसका जुलाई में रिजल्ट आया। तो मैंने मतलब बहुत ही, एक तो कोरोना चल रहा था और प्रेशर इतना बन रहा था कि यार कभी वैकेंसी आई नहीं, और किसी को पता नहीं रहता था वैकेंसी। और उस टाइम पेरेंट्स भी ये रखते होंगे कि अब तो घर पे काफ़ी बहुत सपोर्टिव, उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं इतना, मगर वो ये कहते थे चलो तुमने पढ़ा तो वही है, अगली बार से बस खाली फर्निशिंग करनी है उसकी, ऊपर से आपको तैयारी तो बेस तो बनाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जो बार ना चीज़ें पढ़ने से ना तो दिमाग खराब ही होता है, खराब हो जाती है। और जो पहली बार में जो तैयारी होती है ना सर, वो सेकंड बार में नहीं हो पाती उतनी बढ़िया। तो फिर आ जाता है सर, आपने प्रिपरेशन कैसे दोबारा आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, मोटिवेशन लेके आए, और फिर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? तो फिर क्या हुआ कि रिजल्ट आ गया, अब वैकेंसी कोई नहीं थी उस समय, KVS भी नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं दोबारा से SSC में। KVS का तो बहुत वेट कर रहे हैं बच्चे, मतलब जैसे ही आएगा ना तो बिल्कुल भूखे तो शायद भागेंगे उसकी तरफ। हाँ, तो ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि हम ना वैकेंसी का इंतजार करते हैं सबके सब की। मैं भी यही करता हूँ, मैं दूसरों का बोल रहा हूँ। तो मेरा क्या है कि मैं तो वैकेंसी का इंतजार करता हूँ, और फिर बहुत क्या करता हूँ, प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, चीज़ों को डिले करता हूँ कि चलो अभी तो वैकेंसी आई है, पेपर भी हो ना हो। और कसम से उसका दिक्कत ये होती थी, पेपर प्रीलिम निकल गया, मेंस निकल गया, फिर 1-2 नंबर से रह गया। वही बाद में बहुत रियलाइज़ हुई मेरे को कि मैंने कहा यही गलती हो रही है कि हमेशा हम क्या करते हैं, हम नोटिफिकेशन में जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल आएगा, हम कहीं जब आएंगे तब पढ़ेंगे। और जो बच्चा जो सिलेक्शन लेने वाला है ना, वो हमसे एक कदम आगे, वो तैयारी कर रहा है, वो कर रहा है। बिल्कुल, वो कंसिस्टेंसी है। वो ये नहीं देख रहा कि आज नोटिफिकेशन आया, कल आएगा, वो अभी से लगा पड़ा है। बिल्कुल। और हम करते हैं कि नहीं यार अभी नोटिफिकेशन आने दे, वैकेंसी आएंगी, हम वैकेंसी कम आ जाए उसमें रोने लग जाते हैं। मतलब हम ये नहीं करते कि चलो कोई भी अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल। और आपकी ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ये लगी सरप्राइजिंग सी, कि आप जिसमें वैकेंसी कम है उनमें सिलेक्शन हुआ सर का। आई थिंक 38 रैंक थी आपकी, 38 रैंक थी। और जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है उसमें कहीं ना कहीं मतलब मार्क्स कम आए हैं। बस खाली डोजियर की कट ऑफ क्लियर हुई मेरी, 156 है मेरे। 156 मार्क्स हैं इनके, जो DOE वाला था। तो चलो कोई नहीं सर, अब हो गया, बस ये मायने रखता कि हो जाए। जॉब तो एक ही लेनी है। हाँ,
बाकी तो भगवान जैसी मेहनत करिए, बाकी चलता ही रहेगा प्रोसेस, फिर भर देंगे जब अगर कहीं और जाना है तो। ठीक है, फिर आगे और आपने कैसे फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की? फिर वही फेज़ आ गया दोबारा से, फ्रस्ट्रेशन, फॉर्म नहीं आ रहे थे, कोरोना चल रहा था, तो कभी लॉकडाउन लग रहा था, कभी हट रहा था। एक बार सेकंड वेव आ गई। सेकंड वेव क्या, तो इतना दिमाग में फ्रस्ट्रेशन लग गई, मैंने कब तो जाएगी नहीं, या तो मतलब क्या हो गया कि तो वैकेंसी तो छोड़ो, बच गए तो अलग ही बात है, मुझे कोरोना भी हो गया उस टाइम पे, घर में सबको ही हो गया था, चारों सबको। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, फिर लेकिन उसी टाइम ना जब वेव आई थी तो 12 या 13 मई को नोटिफिकेशन आ गया था कि DSSB रिलीज़ कर दी थी वैकेंसी, 434 और इसमें आई थी 120 NDMC में, और उसमें तो उस दिन से लग गया। तो मेरे को कोरोना पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन मेरे को लग गया, मैंने कहा आज स्टार्ट कर देंगे आज से प्रिपरेशन। तो मैंने उसी दिन अगले दिन से 13 या 14 से मैंने स्टार्ट कर दी। मैंने कहा इस बार पहली वाली गलती नहीं करनी कि डेट आएगी एग्ज़ाम की या एडमिट कार्ड आएगी तब करूँगा। इसमें मैंने पहले दिन सबसे लग गया। मैंने फिर वही NIOS उठाया अपने जो जितने भी पेपर थे सब लगाने स्टार्ट कर दिए, मतलब कुछ कमी छोड़ने सोची नहीं। मैंने कहा कभी पेपर हो 1 साल 1.5 साल करते रहे। ये आपने फिर मतलब उसमें एक एंट्री होगी अब आपकी, सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे प्रिपरेशन की वो अब बच्चे जानना चाहेंगे, तो अब वो बता दीजिए। तो ये कि पार्ट ए जो था उसमें सबसे पहले क्या मैथ्स कोई भी बता दीजिए जैसे भी। हाँ, तो सबसे पहले मैथ्स है। तो मैथ्स ठीक है मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, मगर ये ठीक है, मतलब 20 में से 17-18 मेरे आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया है ये। हाँ, मतलब लोगों के 20 भी आते हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि हाँ नहीं, फिर भी सर कंफर्ट, मतलब आपका बेसिक क्लियर है। ये है कि मैं कर लेता, क्योंकि SSC की तैयारी की थी, ये थोड़ा प्लस पॉइंट था कि वहाँ से थोड़ा अपना आपका बेस बन चुका था मैथ का। तो मैथ के लिए बस मैंने वही अपने SSC वाले कर रहा था, तो यही चीज़ बनाई, SSC के प्रीवियस पेपर और ये सब बनाए। DSSB के जितने प्रीवियस पेपर है, मतलब 17 से पार्ट ए के मैंने काफ़ी बनाए। मैंने कोई वैसा टेक्स्ट बुक तो नहीं लिया, टेक्स्ट बुक पर लिया ना फ्री वाला जो टेस्ट होते हैं वो किए मैंने बस। अच्छा, मतलब मैं उन पर विश्वास नहीं करता जो खुद बनाते हैं, मैं बस प्रीवियस ईयर वाले देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़े रेलिवेंट है, तो ये हो सकता है रिपीट हो जाए। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन एक ही चीज़ रहती है सर, हम मॉक टेस्ट जब लगाते हैं ना, तो उसका मॉक टेस्ट लगाने का जो रीज़न है वो केवल ये नहीं रहता है कि वो रिपीट होंगे, उसका ये मॉक टेस्ट रहता है, माइंडसेट रहता है कि कई बार 2 ऑप्शंस हमें ऐसा लगता है कि यार ये हो सकता है, लेकिन ओरिजिनली आंसर कुछ और होता है। तो एक थिंकिंग पैटर्न हमारा और DSSB के क्वेश्चन पूछने का पीछे का थिंकिंग पैटर्न दोनों का एक जैसा आ जाए, इसलिए हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट आपने सही कहा कि जो प्रीवियस ईयर है वो बेस्ट है। मेरे साथ अगर आपको और लगे बात करनी, हाँ, अगर आप उसके साथ और लगे तो आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर के अलावा उनके जो आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाते हैं सारे, और लगता है टाइम भी है, तो फिर आप मूव करो उस पर, मूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर इतने हो जाएंगे, मुझे लगता है वही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो अब मैथ्स हो गया सर। मैथ्स में ये बताइए आपने कौन सी बुक फॉलो की थी? अगर कोई बच्चा है जो कमज़ोर है बेचारा मेरे जैसा, तो वो कैसे इसकी प्रिपरेशन करे मैथ्स की? मैथ्स के लिए मतलब बुक तो मैंने क्या था, मैंने कहा SSC की तैयारी कर रहा था, तो बेसिक मेरा पूरा क्लियर था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बोला कि द्वार से कोई नोट्स बनाए नहीं मैंने। पहले मैं कहता था हर बार नोट्स बनाओ, ये कराओ, मैं बस खाली प्रैक्टिस पे ही आ गया। ठीक है, और बाकी रही दूसरों बच्चों की, तो मैं यही कहूँगा कि कोई मैथ्स में थोड़ा ये होता है कि जिसको बिल्कुल नहीं आता ना, उसे टीचर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। क्योंकि मैथ्स थोड़ा ऐसा है ना, अब कहते हैं किताबें ले लो, तो किताबें सिर्फ बताती हैं, समझाती नहीं, और टीचर का वही रोल है कि वो समझाता है। कोई भी ऐसा करो मैथ्स के लिए, किसी भी टीचर का, कोई भी मतलब रिनाउंड टीचर काफ़ी है यूट्यूब पे, फ्री भी बहुत है। ऐसे कि फ्री में मैंने पवन राव सर हैं मैथ्स के, SSC कराते हैं, मतलब ऐसा बेसिक से पढ़ाते हैं वो, मतलब किसी को समझ में आ जाए। पवन राव मैथ्स करके चैनल है उनका। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो भाई, अगर आपको ठीक लगे। क्योंकि देखो हमें पता भी चल जाता है सर ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर का है, तो उसको छोड़ दो। ऐसे बहुत सारे 70-80% ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे पेपरों में आते ही आते हैं। हाँ, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो हम जज कर सकते हैं। और पवन राव सर एक उनके ही मतलब फ्रेंड है, राजेश नेहरा सर, तो वहाँ से आप मैथ्स कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हमें सर ने बताया था पहले, नारायण सर ने, कि भी आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। उसके अलावा टीचर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि नहीं हमें थोड़ा और ज़्यादा उसमें पढ़ना है, तो आप स्पेशली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स ले लीजिए। हाँ जी, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है सर, जैसे मैंने इन दोनों के टीचर बताया, इन दोनों ने लगभग कंप्लीट करा रखा है, कुछ टॉपिक छोड़े नहीं है। आपने इतना भी कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता है कोई आपको किताब लेने की ज़रूरत है या नहीं। और फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन करने हैं तो प्रीवियस ईयर पे आ जाओ, जाइएगा। ठीक है, ये हमारा मैथ्स कंप्लीट हो चुका है जी। फिर इसके बाद आता है सर रीजनिंग। तो रीजनिंग का भी यही है, रीजनिंग का फंडा, जो मैथ आपकी थोड़ी क्लियर है तो रीजनिंग आंसर आपने खुद ही बन जाएंगे। और आपके रीजनिंग का मेन चीज़ है कि पहले दिन से ही प्रैक्टिस करो।
मॉक उठाओ, लगाओ, देखो कि पहले 20 में से 10 बन रहे हैं, और टाइम का ध्यान रखो। टाइम में देखो 10 भी बन रहे हैं तो कितने टाइम में करें, ये नहीं कि आप 20 बन रहे हैं लेकिन टाइम आप बहुत दे रहे हो, तो वही फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डीएसएस में क्या होता है, जब तक एक सेक्शन सबमिट नहीं करेंगे तो आगे मूव नहीं कर सकते। और ऐसा हो जाएगा अगर टैप आपने ज़्यादा ले लिया रीजनिंग में तो आपको कोई सेक्शन छूट जाए लास्ट में, छूट जाए, तो इतना टाइम बचेगा नहीं। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए जो आप मैथ्स कर रहे हो ठीक है, वही आपका कहीं ना कहीं पुश कर देगा रीजनिंग में। क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा, तो मुझे डाइस नहीं आ रहा तो मैं डाइस डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो डाइस फॉर डीएसएस भी मैथ्स या कुछ भी करके, तो एक मतलब मैंने कोर्स नहीं लिया इसका, यूट्यूब पे पीयूष वासने सर है करियर विल पे, ठीक है, वो उन्होंने करा रखा था। तो ऐसे ही डाइस का देख लिया, ऐसे मिरर इमेज में कभी कभी दिक्कत आ जाती है तो मिरर इमेज में टॉपिक डाल दिया। जो भी टॉपिक समझ में ना हो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी जो आपके लिए बेस्ट लगेगी आपको। अब कैलेंडर है, वैसे आता तो नहीं है, कम ही आता है, लेकिन तब भी लोग करते हैं कि यार एक क्वेश्चन आ गया छूट ना जाए, तो उसके लिए मैंने कैलेंडर पढ़ लिया, ऐसे मतलब चीज़ें कर ली। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है जो थोड़ा सा गड़बड़ा देता है सारे स्कोर को, जीएस। हाँ, तो सर पूरी हवाबाजी है जीएस की डीएसएस के पेपर में, तो उसको कैसे काबू करें वो बता दीजिए। तो सर जीएस का ये है कि जीएस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट। और तो मैं खुद बताऊँ, मैंने क्या था आंसर किया थी इसमें, शायद एनडीएमसी या डीओई में था, मैं 13 क्वेश्चन करके आया था 20 में से, और मेरे 5 या 6 गलत थे। अच्छा, हाँ, तो मेरे एकदम 5 लगा लो, कितने बटेंगे, 7 बैठे, 6 गलत हो गए, तो और 5.5 नंबर आ गए, इतने नंबर। और मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, और काफ़ी पढ़ा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने क्या इतनी मेहनत करी और 5 साढ़े 5 नंबर, ये तो मैं बिना पढ़े भी लिया था, और फिर तो फ़ायदा क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि जीके में ना आप यूपीएससी नहीं कर रहे ना, तो इतना टाइम देना बर्बादी है। तो मेरे को लगता है एक बुक आती है मनोहर पांडे, अच्छा, उसके 3 वर्जन आते हैं, एक छोटी सी आती है 25 रुपये की, एक थोड़ी मॉडरेट और एक होती है बड़। 25 वाली लाओ, पढ़ जाओ, पूरा स्टैटिक है उसमें, जीके मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हिस्ट्री करनी है तो सबसे पहले मॉडर्न पढ़ो, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट मिडिवल से मुश्किल से आ गया। पॉलिटी में मेन आर्टिकल पढ़ जाओ, अमेंडमेंट पढ़ जाओ, शेड्यूल पढ़ जाओ, यही बहुत है। और इन्हीं के क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करते रहो, डायरेक्ट आप ये लिख दो ना, जैसे पॉलिटी फॉर डीएसएस भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहते हैं टीचर। प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगी, मैं क्या करता था, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, अभी क्या था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता चल गया, उसमें पता है क्या तो पहले मुझे पता नहीं था कि किस वजह से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस टाइम पता आपको, एक फैमिली थी, 2 फैमिली थी जो बच गई थी, और वो बचे थे जो हवन करते थे। हाँ जी सर। और ये पता है एक इसके ऊपर वो भी हुआ था कि वो हवन से कैसे बचे थे। हवन से सर, ये हमारे पार्लियामेंट में भी ये बात कही गई थी कि हवन से गाय का जो घी होता है, A2 जो दूध होता है ना, उसका जो घी बनता है, उसमें 1 किलो पता नहीं 5 किलो इससे तिल से, और उससे जो हम हवन करते हैं ना, जो दैनिक अग्निहोत्र होता है, उससे 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। और इसी बात से फिर जब रशिया में बहुत सारी रिसर्च हुई, इसमें परमाणु जो ये होते हैं ना इफेक्ट, इसको 90% तक खत्म कर देता है हवन। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा फैक्ट था, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, पता नहीं था। चलिए, आपकी गारंटी नहीं है, आपने मतलब कोई सी बुक पढ़ ली, अब मैं यूपीएससी भले क्यों ना तैयारी कर रहे हो, 20 में से 20 नहीं ला पाओगे डीएसएस, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा वो बाउंसर दे देंगे कि आप पे होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है सर कि इसको एक एक्सक्यूज की तरह लेके और पढ़ के ही ना जाना, नहीं सर, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव। मैंने जैसे बताया ना, हाँ, पढ़ो, लेकिन कैलकुलेटेड पढ़ो, ये नहीं कि मैंने कुछ मेरे फ्रेंड है, जब भी उनसे पूछता हूँ क्या पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मैंने कहा, और उनका स्कोर भी तब भी इतना नहीं होता, लेकिन वो बाकी चारों को इतना इग्नोर कर देते हैं कि उसके सामने। हाँ, मेरे को लगता है कि इक्वल टाइम भी नहीं, मतलब जैसे कि टाइम देना है, मैं 1 घंटा दे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ये फिर वो डिजर्व नहीं करता। हाँ, बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ो, क्योंकि हमें पता है कि इतना इसका रिजल्ट जो इतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता। हाँ, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा, सबसे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर उठाओ, वो बुक पता ही मनोहर पांडे, वो करो, मतलब आपसे उसका बेसिक हो जाएगा। उसमें ये है कि इतना दे रखा है कि आपने अगर वो कर लिया ना, तो अगर पेपर आसान आया, ठीक ठाक लेवल का है, तो आप अच्छा 13-14 नंबर ले आओगे। ठीक है, पेपर 13-14 भी नहीं आए तो 10, अगर 7 से और 10 के बीच में अगर जीएस में आ गए आपके, तो भाई साहब गोल्ड लेवल तैयारी है आपकी। अब इसके बाद आ जाता है सर हमारी इंग्लिश के लिए वही मैं प्लिंटू पैरामाउंट नीतू सिंह पढ़ी थी मैंने। ठीक है, वो मतलब बहुत, मतलब कहेंगे बहुत ही मतलब ईजी बुक है और कंप्रेंसिबल है बहुत, मतलब कोई भी समझ सकता है। और उसमें सब दे रखा है, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब के लिए स्पेलिंग्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, सब कुछ, मतलब आप उसकी तैयारी पूरे बेसिक से कर सकते हो बिना किसी की मदद के। हर दिन एक चैप्टर उठाया, उसमें पीछे क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व किए,
फिर दूसरा चैप्टर उठाया, जब तक पूरी बुक हो जाए उसके बाद फिर मूव करो वही अपना प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर मूव करो। कुछ भी नया वर्ड दिखे अपनी बुक में लिख लो, नोट कर लो, कोई भी नए इडियम दिखे नोट कर लिया बस। और रूल तो वही है, लिमिटेड, कंसेप्ट सेम ही है। हाँ, तो बस इन सब चीज़ों को हमेशा परमानेंट रखने के लिए एक ही चीज़ है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें सर? क्वेश्चन मैंने बताया ना, मैं तो प्रीवियस ईयर पे डिपेंड था। प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर इतने हैं ना, डीएसएसबी के इतने, एसएससी के इतने, मतलब वही बहुत हो जाएंगे। और डीएसएसबी क्या करता है, एसएससी को कॉपी करता है। कुछ क्वेश्चन जो एसएससी में आते हैं ना वो टाइम बाद डीएसएसबी आने लग जाते हैं। ठीक। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये एक चीज़ और करोगे, जो बच्चा तैयारी करे ना एसएससी के फॉर्म भी भर दे। अच्छा। भले वहाँ पे कॉम्पिटेंस थोड़ा ज़्यादा है ना भी हो, और प्रैक्टिस के लिए एक तो होगा ना माइंड सेट। अब हम घर पे पेपर दे रहे हैं और जो रियल एनवायरनमेंट में दे रहे हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अब इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी हम सबका लगभग स्ट्रॉन्ग ही होता है सबका, लेकिन तो फिर डीएसएसबी में क्या है, बहुत आसान भी आती है, बहुत आसान। 5 नंबर का तो पैसेज आ जाता है, और 5 के 5 वो पैसेज से ही हो जाते हैं। तो अब ये तो मान लो, और मतलब बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हो गए। थोड़ी स्पेलिंग आ गई। एक वो होता है भिन्न आरती शब्द होते हैं, दो वर्ड होते हैं, सेम दिखते हैं और उनका मीनिंग अलग होता है। हाँ, जैसे उन्होंने बताया ना, एक है वासुदेव, एक है वसुदेव, ऐसे ही होता है। इस टाइप से आ जाते हैं। वो वैसे परिवार उसके लिए वो दिन और दीन। हाँ, दिन और दीन एक होता है। हाँ, ऐसी कुछ ऐसे इस टाइप के वर्ड है ना, जिनके अर्थ अलग होते हैं लेकिन दिखने में वो लगभग सेम से ही होते हैं। होमोनिम्स कहते हैं शायद इंग्लिश में। हाँ, तो होमोनियम तो वो होते हैं ना जिनकी साउंड शायद सेम हो लेकिन लिखे वो, हाँ ऐसी कुछ होता है ना, लिखे सेम होते हैं, शायद मीनिंग अलग होता है। हाँ, तो इसके लिए क्या है, वो 1-2 वगैरह हिंदी वैसे आसान ही है, मतलब बिना पढ़े भी 15-16 आ जाता है, लेकिन इतनी आसान है, मतलब कोई कहता है 20 भी लाया जा सकता है, 20 लेकिन 20 के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा, 20 के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो 20 के लिए क्या है, एक बुक है राजस्थान पब्लिकेशन में है, आरपीएससी की 8th क्लास की। नारायण सर ने बताया ना कि राजस्थान के बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो मैंने वो डाउनलोड कर ली। मतलब बहुत लूसिड वे में लिखा हुआ, उसमें आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, पूरे पढ़ लो, और कुछ ज़रूरत नहीं किसी भी टीचर की भी, खुद से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होगी सर हमारा पार्ट 1 का। यस सर। अब आ जाते हैं सबसे मेन हमारा जो है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ऐसे क्या करें कि हमारे बढ़िया नंबर आ जाए। आपके कितने नंबर थे सर सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में इसमें तो क्लियर नहीं था, एनडीएमसी में तो डायरेक्ट पूरे दे रखे थे एग्री। अच्छा, मतलब होंगे मेरे 85 तक होंगे, 82-85 पे। ठीक है, तो अब आपने कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज अपनाई थी जो आपकी हेल्प करी जिससे 85 मार्क्स आ जाए बच्चों के, वो बता दीजिए। देखो, मैं अपना चेक करता हूँ 2 फेज से। ठीक है। मेरा 15/19 था, तो उसमें मैं पार्ट ए के भरोसे गया था। मैंने बताया ना, मैं सीटेट वाली कंपेयर कर रहा था, बहुत बड़ी गलती थी। हम सोचते हैं कि सीटेट में नंबर आ गए और डीएसएसबी नहीं, तो जो सीटेट का लेवल कुछ नहीं है डीएसएसबी के पार्ट। अरे सीटेट का तो एचटेट के सामने कुछ नहीं है। वही तो मेरे को लगा कि सीटेट मार्क्स आ गए तो यहाँ भी आराम से खींच देंगे, तो यही गलती करी। लेकिन सेकंड जब अब इस बार वैकेंसी आई तो मैंने पेपर एनालाइज किया सबसे पहले तो, कि भाई पूछ कहाँ से रहे। देखा तो पूरा पेपर ही उठा रखा है इन्होंने एनआईएस से, लाइन टू लाइन। और वो ऐसी थी, मतलब लाइन भी ऐसी थी कि नहीं पढ़ी तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये सर बहुत होता है ना, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होता है, नहीं कौन सा रिलेशन में सबसे बढ़िया होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट टीचर, टीचर स्टूडेंट। मतलब यार तो वो बुक है एनओएस की, वो काफ़ी मतलब अच्छे लोग, मतलब बड़े राउंड पर्सनैलिटीज नहीं। अरे बिल्कुल, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है सर। तो मुझे लगता है उसकी कोई टक्कर में बुक है, किताब है, तो और फ्री में है, एनओएस की साइट से डाउनलोड कर लो। ज़्यादा दिक्कत हो, मेरे को तो दिक्कत नहीं होती थी, कुछ लोगों को दिक्कत होती है मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ने में, तो मैं तो मोबाइल से खोलता था। एक बुक बनाई छोटी सी, उसके 10 ब्लॉक हैं, 501 से 510 तक, तो मैंने पूरे पढ़े, मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को इतना डर हो गया था ना, जब मेरा रह गया था 1 नंबर से, मैंने एक क्वेश्चन भी मेरे से मिस हो गया ना और रह गया तो बहुत दुख होगा मेरे को, मतलब वो बहुत डर अंदर बैठ गया था। मैंने कहा इस बार कुछ नहीं छोड़ना, साइकोलॉजी पूरी कर देनी, भले जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी तरफ से डू और डाई वाला काम, डू और डाई। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस पे था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। नहीं, अपने ऊपर तो विश्वास ही था सर, तभी तो मेहनत कर रहे थे। हाँ, तो फिर आपने एनआईएस किया, एनआईएस कंप्लीट किया था पूरा 501 से 510 तक। कितना टाइम लगा सर? सर मुझे 3-4 महीने लग गए थे। 3-4 महीने कितना? अच्छा हाँ, फिर ये ना, देखो भाई, अगर आपको पता है अभी आपको एग्जाम देना है एक, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करो अब, क्योंकि अगर एग्जाम आ गया और फिर आप दिन के 4-4, 5-5 घंटे केवल एनआईएस पढ़ रहे हो, और चीजें नहीं कर पा रहे, फिर तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। इस बार उल्टा हुआ, पिछली बार तो आ गया, अब मुझे बाकी शिफ्ट का नहीं पता, लेकिन मेरी शिफ्ट आई ना, वो एनओएस से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे, मतलब बहुत सीटेट जैसे क्वेश्चन आ गए इस बार। हाँ, इस बार ये हुआ कि मतलब पेपर बहुत ईजी आ गया। अब जैसा कि पार्ट में 26 तारीख को था मेरा 3rd शिफ्ट में एनडीएमसी का ही, तो मेरा क्या हुआ, मेरा रीजनिंग उस पर थोड़ा मैं गड़बड़ा गया, मतलब क्या होगा, टाइम ले गया, मतलब मेरे को फर्स्ट पार्ट में करने में काफ़ी टाइम ले गया, मतलब मेरे को 43-47 मिनट बचे थे,
और सेकंड बार मुझे डर लग रहा था कहीं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए स्टेटमेंट दो वाले, स्टेटमेंट वाले। हाँ, तो उसे पढ़ने में टाइम लग जाता है। 100 क्वेश्चन में एक सेक्शन छूट ही जाना है। लेकिन जो क्वेश्चन आए तो मतलब 1 लाइनर थे, मतलब बच्चों को कैसा बिहेवियर करना चाहिए, मतलब जो सीटेट जैसे बिल्कुल सिंपल पेडागोजी बहुत सीडीपी थी सारी मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, पियाजे वाइगोस्की, मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस पूछ लिया, ये सब था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। लेकिन ये था सर कि देखो एक बात बताता हूँ आपको, NIOS एक ऐसी चीज़ है, आपको सुझाव है भाई मेरी तरफ से, बाकी सबकी अलग अलग वो हो सकती हैं। NIOS आज के टाइम पे DSSB का थिंकिंग पैटर्न हो चुका है सर। NIOS आप पढ़ लोगे ना, सभी मत पढ़ो, कुछ एक पढ़ लो। आप जब पढ़ोगे ना तो आपको जैसे 502 हुआ, 503 हुआ, 506 हुआ, ये कुछ ऐसे हैं जो जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे योगा के थे, मेरे में तो 3-4 क्वेश्चन योगा के डायरेक्ट आ गए थे, और वो एक ही दिन पहले मैंने कहीं से पढ़े थे। नहीं सर, वो यही है ना कि अब DSSB क्या करता है, कुछ शिफ्टों में दिया उसने NIOS से, लेकिन मेरी शिफ्टों में नहीं आया। ऐसे ही 27 को हुआ, 27 को ही मेरा पेपर बहुत ईजी आया। तो यही शायद दिक्कत ये आई कि मेरे नंबर बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुए, जितने लगाए थे आंसर की से उतने एग्जैक्ट आए, मतलब ना इनकी घटे ना बढ़े, उतने ही रहे। तो अब आपने इसके अलावा NIOS के अलावा कहीं से कोचिंग भी ली थी सर? नहीं सर, कोई कोचिंग नहीं, खुद कंप्लीट पहले ली थी मैंने सीटेट के लिए। अच्छा, हाँ, तो वही अपने पुराने नोट्स से और प्लस NIOS और उसके साथ आपने जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मतलब मस्त थे वो। मैंने सारे मतलब 18 में भी जो MCD वाला हुआ था उसके भी, 19 के भी, और जितने हो सके जितना मटेरियल DSSB का ग्रैस्प कर सकते थे किया। ठीक है, और थोड़ा सा सामने देख के बोला, है ना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया सर। अब इसमें कुछ और चीज़ें जो ये कहते हैं ना सर, ये तो हमारे एक रो तैयारी हुई है, इसमें वो चांद सितारे लाने वाली तैयारी होती है ना, भी 130-40 नंबर तक तो इतनी से हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है सर जो बारीक बारीक सी, हम चाहे वो मॉक टेस्ट के रूप में नंबर बढ़ाने हों, या उसके अलावा इधर उधर से कोई फ्री की वीडियो देखने से हो, या कुछ और चीज़ें जो आपको लगता है कि सर इन्होंने ना मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो कुछ आप बताना चाहते हो अपनी तरफ से? मैं ये कहूँगा, मैं प्रीवियस ईयर पे मैं अभी भी बता रहा हूँ, उस पर पूरी तरह रिलेबल था। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा कि मतलब जो लगा आउट ऑफ बॉक्स है, तो मैं वो लिख लेता था, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सर्च करता था कि ये कहाँ से पूछा और क्या चीज़ है, थोड़ी नॉलेज की ग्रैस्प होती थी, और 4-5 इन्फॉर्मेशन मुझे एक्स्ट्रा ही मिल जाती थी उससे। ये होता था ये चीज़। और ऐसे ही फिर एनालाइज भी करना चाहिए सर हमें अपना मॉक टेस्ट। उसमें क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा, हर एक मॉक टेस्ट में ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जो हमारे लिए नया भी होगा, और उसको करने से फिर हमारे कहीं ना कहीं एक कदम कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर हमें पता रहता है कि हमने आज जो किया ना उसमें से ये चीज़ें हमें मिली हैं, और ये इतने हमारे नंबर आए हैं, और एनालाइज करने से फिर कॉन्फिडेंस पॉजिटिव साइड की तरफ चला जाता है। चलिए सर, तो अभी के लिए तैयारी वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आप हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे लिए कुछ सुझाव देना चाहते हो? तो मैंने कहा ना, जो मेरी गलती हुई 15/19 की, वो मत करें। वैकेंसी का वेट ना करें, तैयारी अभी से लग जाए। आपका इस बार नहीं हुआ तो थोड़ा 1-2 दिन सैड रहे, होता है, कोई गैप ले, 3-4 कहीं घूम के आए, माइंड फ्रेश करें, फिर दोबारा से लग जाए तैयारी पे। बिल्कुल, क्योंकि अब वैकेंसी शायद इस वजह सुनने में आ रहा है कि KVS भी निकाले गई है ना, और शायद DSSB में MCD में आएंगी दोबारा से, तो फिर तैयारी करो। फिर ये ना हो अगली बार कि यार फिर हमने लास्ट टाइम पे तैयारी करी और 1-2 नंबर से रह गया। बिल्कुल, या तो करो ही मत, छोड़ दो, फिर दुख नहीं होगा एटलीस्ट। या फिर करो तो ऐसी करो कि सिलेक्शन ही ले जाओ। बिल्कुल, क्योंकि जो फेज आता है ना बीच में, ई-डोजर मैंने 2-3 भरे हैं, तो ई-डोजर भर के और सिलेक्शन ना लेना, उससे ज़्यादा दुख कुछ नहीं होता। इससे अच्छा कि मैं फिर सोचते हैं यार ई-डोज में भी नहीं आता तो बढ़िया रहता, कम से कम ये तो जाता, चल छोड़, नहीं हुआ ही नहीं था, 1-2 दिन गम रहता। लेकिन इससे तो होता है यार आधे से रह गया, और वो पता भी चल जाता है कि मेरा रहने वाला, फिर वो अबे यार क्या हो गया, ये वही है बस, यही। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा। अब कुछ और मतलब प्लान है आपका आगे कि यार अब नौकरी लग गया, कुछ कहीं और मजे करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे या कुछ? अभी तक तो मेरा बस ये है कि जल्दी ज्वाइनिंग हो, थोड़ा फिर आगे का टीचिंग में करना है कुछ। ठीक है, कहाँ, कोई यूट्यूब पे वैसे? नहीं, टीचिंग, TGT PGT की तैयारी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए भी, और आशा करते हैं आप जब TGT PGT बन जाओगे तो हमारे पास ही आओगे, जरूर। और TGT SST बन जाओ तो प्लीज़ आ जाना भाई, हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे सब्सक्राइबर हैं सर जो जितने भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं सर जो TGT SST का इंटरव्यू मांग रहे हैं। तो आपके भी कोई नोन में हो, और आपके भी जो वीडियो देख रहे हैं भी कोई नोन में है या सिलेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ हमें रीच आउट करिए, और आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बताना चाहते हैं, सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने जब ये मौका दिया है कि हम एक कदम आगे निकल गए हैं,
तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे आगे अपने जो हमारी अच्छी चीज़ें रही, हमारी कहीं ना कहीं कमियां रही, उनको सबके साथ शेयर करें, जिससे वो प्रॉब्लम जो हमने फेस की वो दूसरे ना फेस करें उसको, है ना। और हम दो सर जब तैयारी करते थे, ये आपके मन में होता है, तब मन में रहता है यार कोई एक टीचर मिल जाए जो तैयारी कर, जो सिलेक्शन ले चुका हो, और उससे बात करें, फिर हम थोड़ा सा बातचीत करें, उससे मोटिवेशन अलग ही लेवल की मिलती है। सर होता है नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीवन में बहुत बढ़िया करो। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने इतना साथ दिया। आगे भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ खूब शेयर कर दीजिए। और भारत माता की जय, जय श्री राम। अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र ऐसा बनाइए कि महिलाएं आपसे बड़े और आपसे छोटे आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।